हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको संस्था या इंस्टीट्यूशन क्या होती है इसके विषय में बताने जा रही हूँ। ये बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उससे रिलेटेड है। तो संस्था आम तौर पर, अगर सामान्य तौर पर संस्था की बात करें तो लोग क्या मानते हैं कि संस्था और समिति एक ही है, लेकिन इसमें कुछ आधारभूत अंतर भी हैं। चूँकि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती हैं और वो अपनी पूर्ति के लिए संगठन, समिति, समुदाय बनाता है जिससे कि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। तो जब ये समितियां जो हैं, समितियां अपने कार्य की पूर्ति के लिए, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, है ना, जो तौर तरीके, जो प्रणालियां, जो कार्य प्रणालियां, जो उपकरण का प्रयोग करती हैं, वो ही संस्थाएं होती हैं। अर्थात संस्थाएं वे उपकरण या कार्य प्रणालियां हैं जो व्यक्ति, संगठन या समितियों के उद्देश्य की पूर्ति करती हैं। चूँकि ये जो कार्य प्रणालियां हैं, इसलिए संस्थाएं अमूर्त होती हैं। संस्थाओं के अपने प्रतीक होते हैं। संस्थाएं जो हैं नियम और नियमों के, रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चलती हैं। संस्थाओं के अपने रूल जो होते हैं वो अनिवार्य होते हैं। संस्थाओं का विकास जो है समय समय होता जाता है। संस्थाएं जो हैं व्यक्तियों के क्रियाओं पर निर्भर होती हैं और संस्थाएं जो हैं इनका अपना, जैसे बैंकों का एक प्रतीक होता है और जैसे विश्वविद्यालय का अपना एक प्रतीक होता है, तो उसी तरीके से संस्थाओं का अपना एक प्रतीक होता है। तो इस तरीके से संस्थाएं जो हैं सदैव का अमूर्त रहती हैं, चूँकि ये कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था के रूप में आती हैं। इसके बाद मैं आपको, तो आप जो है संस्था का अर्थ समझ गए होंगे। इसके बाद संस्था की परिभाषाएं जो हैं वो दी हैं। आकलन एवं निम्नकाट के अनुसार सामाजिक संस्थाएं कुछ आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए संगठित एवं स्थापित प्रणालियों को कहते हैं। तो इन्होंने कहा है कि जब सामाजिक संस्थाएं हैं, अर्थात संस्थाएं जो हैं वो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए संगठित एवं स्थापित प्रणालियों को कहते हैं। अर्थात जब कार्य प्रणालियां जो होती हैं, हमारे तौर तरीके होते हैं, जो नियम होते हैं, उनके अकॉर्डिंग व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो ही संस्थाएं होती हैं। इसके बाद मैकाइवर एवं पेज के अनुसार संस्थाएं सामूहिक क्रिया की विशेषता बताने वाली कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप या अवस्था को कहते हैं। तो जो संस्थाएं होती हैं वो व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती हैं, ये सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। अर्थात ये ऐसी कार्य प्रणालियां हैं जो चूँकि रूढ़िवादी है ना, रूढ़िवादी उससे आधारित होती हैं, रूढ़िवादिता पर आधारित होती हैं, ये प्रथाओं पर आधारित होती हैं। और तो इसीलिए इनको कहा गया है कि सामूहिक क्रिया की विशेषता बताने वाली कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप या अवस्था को हम संस्था कहते हैं, ऐसा मैकाइवर एवं पेज ने कहा है। इसके बाद आप देखिए संस्था की विशेषताएं। तो सबसे पहली विशेषता है सुपरिभाषित उद्देश्य। जब भी संस्था का निर्माण किया जाता है तो उसका एक अपना उद्देश्य होता है, एक लक्ष्य होता है, निश्चित होता है, और लक्ष्य के आधार पर ही संस्थाओं का निर्माण करते हुए आगे बढ़ा जाता है। संस्थाएं जो है होती हैं, इनका विकास जो है वो समय समय धीरे धीरे होता रहता है। अर्थात जैसे जैसे परिवर्तन की स्थिति आती है संस्थाओं में, तो धीरे धीरे परिवर्तन इनमें होता है। तो ये आप समझ गए होंगे कि इनका जो है संस्थाओं का सुपरिभाषित उद्देश्य निश्चित होता है। नेक्स्ट है स्थायित्व। संस्थाएं जो होती हैं वो परमानेंट होती हैं। ऐसा नहीं है कि संस्था कोई बनी, यदि वो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है, यदि व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है, व्यक्ति को संतुष्ट कर रही है, तो वो कैसी होती है, स्थायित्व होता है उसमें, वो परमानेंट हो जाती है और समय समय वो आगे बढ़ती जाती है। उसका जो है समय है
वो बहुत मतलब कहते हैं उसकी स्थापना है बहुत ही प्राचीन हो जाती है। इसके बाद है सामूहिक अभिमति। कहते हैं जो संस्थाएं होती हैं वो समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त होती हैं, अर्थात समाज की स्वीकृति होती है, अभिमति होती है, तभी संस्थाओं का निर्माण होता है। और जो समाज की जो अभिमति कब होगी? अभिमत तभी होगी, जो समूह की अभिमति या संगठन की अभिमति तभी होगी जब वह उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही होगी। तो इस तरीके से सामूहिक अभिमति आवश्यक होती है, ये भी जो है संस्था की एक विशेषता होती है। नेक्स्ट है नियमों की संरचना। चूँकि संस्थाएं जो हैं बिना नियम, रूल्स और रेगुलेशंस के नहीं चल सकती हैं। जब तक उसमें रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होंगे तो संस्थाएं जो हैं वो विधिवत तरीके से नहीं चलाई जा सकती हैं। इसलिए संस्थाओं का निर्माण करने से पहले ही उससे संबंधित लिखित और अलिखित अर्थात रिटन में भी और ओरल में भी, मौखिक तरीके से भी उसके रूल्स और रेगुलेशंस बना लिए जाते हैं और उनके अकॉर्डिंग ही संस्थाओं की कार्यप्रणालियाँ चलती रहती हैं। नेक्स्ट है सामूहिक प्रयत्न। सामूहिक प्रयत्न से तात्पर्य है कि जो संस्थाएं होती हैं वो जो हैं किसी व्यक्तिगत एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं खोली जाती हैं, उससे समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, संगठन की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है या समुदाय की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जो विद्यालय में जो कक्षाएं होती हैं, है ना, विद्यालय भी एक संस्था होती है। जो कॉलेज विद्यालय हमारे चलते हैं वो संस्था के अंतर्गत आते हैं। तो उसमें क्या होता है कि क्लास में किसी एक बच्चे के लिए कोई भी कोर्स लागू नहीं किया जाता, कोई भी क्लास नहीं चलता है। ग्रुप में बच्चे आते हैं, समूह में आते हैं और अपने क्लास को अटेंड कर कर वो अपने मतलब चले जाते हैं। तो इस तरीके से सामूहिक प्रयत्न जो होता है उसी के लिए संस्थाओं का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है प्रतीक। तो प्रत्येक संस्था का अपना एक प्रतीक होता है। प्रतीक का मतलब होता है कि जिस तरीके से आपने देखा होगा बैंकों का अपना एक प्रतीक होता है, विश्वविद्यालय का अपना एक प्रतीक होता है और विवाहित जीवन का भी एक प्रतीक होता है, वो होता है मंगलसूत्र। तो इस तरीके से जो वैवाहिक संस्थाएं होती हैं वो किससे, उसका प्रतीक क्या है? मंगलसूत्र है। तो इस तरीके से ये प्रतीकों के आधार पर चलती हैं। संस्थाओं का अपना एक प्रतीक होता है, बिना प्रतीक की कोई संस्था नहीं हो सकती। नेक्स्ट है अमूर्त व्यवस्था। अमूर्त व्यवस्था चूँकि कार्य प्रणालियाँ हैं, तौर तरीके हैं, है ना, नियमावली है, नियम के अकॉर्डिंग कार्य करने की व्यवस्था, अर्थात जब व्यवस्था बनाकर चलते हैं, चूँकि व्यवस्थाएं जो हैं वो अमूर्त होती हैं, कार्य प्रणालियाँ अमूर्त होती हैं, तो इसलिए ये जो है समिति क्या है, समिति में सदस्य जो है हमको दिखते हैं कि ये समूह में लोग इतने, इस समिति में इतने लोग हैं, तो वो मूर्त हो गए। लेकिन जो जैसे समाज है वो अमूर्त है ना, क्योंकि ये संबंधों, है ना, संबंधों की आधार पर चलता है। तो इस तरीके से जो हमारी ये संस्थाएं हैं ये भी क्या होती है, अमूर्त होती हैं। चूँकि ये कार्यप्रणालियाँ हैं इसलिए कार्यप्रणालियों के द्वारा इनमें व्यवस्था बनी रहती है चलाने की, इसीलिए अमूर्त है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई। सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई से मतलब है कि ये संस्कृत की अपनी इकाई के रूप में है। जैसे शैक्षणिक संस्थाएं हैं, मनोरंजनात्मक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, तो उसी तरीके से कोई भी संस्था है वो क्या है, एक इकाई के रूप में बनाई जाती है, चलाई जाती है। इस तरीके से जो भी संस्थाएं हैं, वैवाहिक संस्थाएं हैं, तो इस तरीके से जो भी संस्थाएं हैं इसमें कहते हैं कि विवाह है, उत्तराधिकार है, प्रजातंत्र है, इस तरीके से, और स्नातकत्व है, ये सब क्या है, संस्थाओं के उदाहरण हैं। तो जो है ये जो है क्या नाम, संस्था जो है सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई के रूप में होती है। तो आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे कि संस्था क्या है और संस्था की परिभाषाएं क्या हैं और इसके बाद में संस्था की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो आप समझ लीजिए, जैसे कि आपका मैकाइवर और पेज ने कहा है कि हम समितियों के सदस्य हैं, संस्थाओं के नहीं। अर्थात
संस्था का जो सदस्य कोई भी नहीं होता है। समितियों के सदस्य होते हैं लेकिन संस्था का सदस्य नहीं होता है। समिति संस्था का निर्माण करती है लेकिन समिति संस्था का निर्माण करती है लेकिन संस्था समिति का निर्माण नहीं करती है। समिति संस्था का निर्माण क्यों करती है? क्योंकि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी जो है संस्थाओं का निर्माण करती है। तो यहीं से मैं अपना ये लेक्चर समाप्त करती हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर मिलूँगी। थैंक यू।